नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 14 मार्गणाओं पर अपना विस्तार से वर्णन चल रहा है। 14 मार्गणाओं में प्रथम मार्गणा थी गति मार्गणा। उस गति मार्गणा के अंतर्गत 4 गतियों का स्वरूप अपन ने समझा था और चारों गतियों के साथ साथ जो मुक्त अवस्था है अथवा जिसको हम पंचम गति या सिद्ध गति कहते हैं, उस सिद्ध गति का भी स्वरूप समझा था। फिर इस गति मार्गणा में इन 5 गतियों का स्वरूप बताने के बाद अब प्रत्येक गति में कितने कितने जीव होते हैं, इनकी संख्या का वर्णन किया जा रहा है। चूंकि इनकी जो संख्या का वर्णन किया गया है उसमें कुछ अलौकिक गणित के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए अपन ने विगत 2-3 कक्षाओं से उस अलौकिक गणित को समझने का प्रयास किया है। उस अलौकिक गणित के अंतर्गत संख्यात, असंख्यात, अनंत को भी समझा। साथ ही जो उपमा प्रमाण है जिसको हम पल्य, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जग श्रेणी, जगत प्रतर और लोक, इनके स्वरूप को भी समझने का प्रयास किया। अब आज की कक्षा में हम आगे के विषय को समझेंगे जिनमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। बार बार ये शब्द आएंगे, इन शब्दों का किस तरह से प्रयोग करना है इसको अपन अब गाथा से पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। आइए गाथा नंबर अपन 153 से देखेंगे। 152 तक अपन ने देख लिया था। 153 नंबर की गाथा से अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर एक एक गति के जीवों की संख्या बताई जाएगी। हमने एक दिन और आपको बताया था कि जब जीवों की संख्या का विवेचन किया जाता है तो इतना अपन को समझना है कि जो चारों गतियों के जीव हैं वो कुल मिलाकर के अनंतानंत होते हैं। जो अपन पढ़ते हैं जित त्रिभुवन में जीव अनंत, तो ऐसे सामान्य से तो जीवों की संख्या अनंतानंत है, लेकिन यदि हम गति अपेक्षा बात करते हैं तो नरक गति और देव गति के और मनुष्य गति के जीव असंख्यात ही होते हैं, अनंत नहीं होते। मात्र त्रियंच गति एक ऐसी गति है जिसके जीव अनंत होते हैं। त्रियंच गति में भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री के जीव अनंत नहीं है, ये भी असंख्यात होते हैं। मात्र एक इंद्री त्रियंच ही अनंतानंत होते हैं। उन एक इंद्री त्रियंचों में भी पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और प्रत्येक वनस्पति का एक, ये जीव भी अनंतानंत नहीं होते, ये असंख्यात ही होते हैं। मात्र वनस्पति कायक के जो साधारण वनस्पति है वो जीव ही, जिनको हम निगोदीय जीव कहते हैं, ये जीव ही अनंतानंत होते हैं। इनके अलावा जितनी भी पर्याय हैं वो सारी की सारी असंख्यात होती हैं, अनंत नहीं होती। मनुष्यों में यदि अपन देखें तो मनुष्य 2 प्रकार के अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के, अपर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य। तो मनुष्यों की संख्या भी जो असंख्यात कही गई है वो अपर्याप्त मनुष्यों की अपेक्षा से है। पर्याप्त मनुष्यों की संख्या तो संख्यात है, गिनने योग्य है, और इसमें अभी ग्रंथ में आएगा 29 अंक प्रमाण होती है।
वो 29 अंक कौन कौन से हैं, उन अंकों का सारा विवेचन इधर गाथा के रूप में दिया गया है, जिसको अपन आगे आने वाली गाथाओं में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के जो पर्याप्त मनुष्य हैं वो संख्यात हैं। यदि अपर्याप्त मनुष्यों को मिला दिया जाए तो मनुष्य असंख्यात हो जाएंगे। देवनार की असंख्यात हैं। एक इंद्री को छोड़ करके 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव असंख्यात हैं त्रियंचों में। एक इंद्रियों में भी निगोदिया को छोड़ दो, बाकी सारे जीव असंख्यात होते हैं, केवल निगोदिया जीव ही अनंत होते हैं। अब यहाँ पर एक एक गति का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले नरक गति को ले रहे हैं। नरक गति में अपन सभी ने पढ़ा हुआ है कि 7 पृथ्वियां होती हैं और 7 पृथ्वियों में जो बिलों की संख्या है वो अलग अलग बताई गई है। कुल 84 लाख बिल होते हैं, जिसमें प्रथम पृथ्वी में 30 लाख बिल होते हैं। अपन सभी को तत्वार सूत्र 3रा अध्याय सूत्र याद होगा। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। उसमें बिलों की संख्या उधर बताई। तो पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल, फिर 25 लाख बिल, फिर 15 लाख बिल, फिर 10 लाख, फिर 3 लाख, फिर 5 कम 1 लाख और फिर 5 बिल हैं। तो जहां ये बिलों की संख्या है, इसी से ये स्पष्ट हो रहा है कि पहली पृथ्वी में जहां 30 लाख बिल हैं, वहां पर नारकी जीवों की संख्या ज्यादा होगी। और जहां मात्र 5 बिल हैं सप्तम नरक में, 7वीं पृथ्वी में, वहां पर नारकी जीवों की संख्या कम होगी। अब कितनी होती है, कैसे होती है, तो अपन एक चीज ये भी समझें कि जो एक बिल होता है, इस बिलों को भी अपन ने जब 3रा अध्याय पढ़ा था सर्वार्थ सिद्धि का, उस समय विस्तार पूर्वक पढ़ा था। उन बिलों में भी 3 प्रकार के बिल होते हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। ये जो बिल हैं, इनके आकार भी कुछ संख्यात योजन के हैं, कुछ असंख्यात योजन के हैं। जैसे पहला जो बिल है, जिसको हम प्रथम नरक का प्रथम इंद्रक बिल कहते हैं, प्रथम पृथ्वी का, तो वो जो पहले पटल का इंद्रक बिल है वो 45 लाख योजन प्रमाण है, मतलब हमारे 2.5 द्वीप के बराबर। अब सोचो, इस 2.5 द्वीप के बराबर एक बिल है। अब उस एक बिल में कितने नारकी होंगे? एक हमारा जो भारत देश है, जो पूरे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का जो आर्यखंड है, उस आर्यखंड का एक छोटा सा हिस्सा है। उस छोटे से हिस्से में हमारे भारत देश में ही 140 करोड़ की जनसंख्या अपनी मनुष्यों की है। 140 करोड़। पूरे विश्व को लगा ले तो 7-8 अरब की जनसंख्या हमारे पूरे इस विश्व की है। अब सोचो जरा, 6 खंड की कितनी होगी, विदेश क्षेत्र की कितनी होगी, ऐरावत क्षेत्र की कितनी होगी, भोग भूमि जीवों की कितनी होगी, और ऐसे 2.5 द्वीप की कुल टोटल कितनी होगी। अब यदि 2.5 द्वीप के बराबर वो एक बिल है, तो एक बिल में नारकी जीव कितने होंगे? एक एक बिल में असंख्यातों नारकी हैं, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर वो ही संख्या इधर बता रहे हैं, जब एक बिल के नारकियों की संख्या की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो प्रथम पृथ्वी में कितने नारकी होंगे? 30 लाख बिलों में, इसी तरह से 25 लाख बिलों में, इसी तरह से नीचे सप्तम नरक के 5 बिल भले हैं, लेकिन वो एक एक बिल भी संख्यात योजनों का है। तो एक एक बिल में असंख्यातों नारकी है। अब उनकी संख्या का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। अलौकिक गणित है, इसीलिए हम बिल्कुल पर्टिकुलर प्रमाण तक नहीं पहुंच पाएंगे कि इस बिल में इतने नारकी हैं। बस उसकी कल्पना करनी है, और कल्पना करने के लिए ही अभी तक अपन ने 2-3 कक्षाओं में उस अलौकिक गणित को पढ़ा था कि जग श्रेणी क्या होती है, जगत प्रतर क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये सारा सब कुछ अपन ने समझ लिया। अब उसी गणित को लेकर के ये सारा वर्णन किया जाएगा। तो पूरा श्रद्धा का विषय है। इसको आप सोचें कि हम बुद्धि से जान लें, तो बुद्धि से नहीं जान सकते। इस पर हमको श्रद्धा ही करना पड़ेगी, क्योंकि ये केवली भगवान की वाणी है, साक्षात केवली भगवान की वाणी है। इसीलिए जब 14 मार्गणाओं का जब पहली गाथा इन्होंने लिखी थी, तब इन्होंने स्पष्ट लिखा था, जहा तहा सुयणाणि दिट्ठा। जैसा हमें श्रुत ज्ञान में देखा गया है, जैसा केवली भगवान की वाणी से श्रुत ज्ञान रचा गया है, बस उसी के हिसाब से ये सारा का सारा वर्णन किया जा रहा है। इसमें मन मर्जी से किसी ने भी कुछ भी नहीं लिखा। तो बस उसी श्रद्धा भाव को अपनाते हुए, उस आज्ञा सम्यक्त्व को स्वीकार करते हुए, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए इस ग्रंथ को, इन गाथाओं को पढ़ना है।
ये नहीं सोचना कि इतना भी प्रमाण होता होगा क्या, इसमें कैसे लिख दिया, जग श्रेणी क्या है, जग प्रतर क्या है, असंख्यात योजन, ये सब ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही लिख दिया। नहीं, ये सब ऐसे ही नहीं लिख दिया है, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान का विषय है। और केवल ज्ञान के विषय में ये सब कुछ वर्णन स्पष्ट दिखाई देता है। आज हमको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमको हो सकता है कहीं मन में एक अश्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाए, लेकिन यहाँ अश्रद्धा नहीं करनी है। आज्ञा सम्यक इसी को कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो सूक्ष्म तत्व का उपदेश दिया गया है उसको एज इट इज मान करके जैसा कहा गया है वैसा ही स्वीकार करना, उस पर वैसा ही श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी को आज्ञा सम्यक कहते हैं। आइए गाथा 153 नंबर की देखें, उच्चारण करेंगे। सामन्नाणे रैया, सामन्नाणे रैया, घन अंगुल विधिय मूल गुण सेढ़ी, घन अंगुल विधिय मूल गुण सेढ़ी, विधियादिवार 10 अड, विधियादिवार 10 अड, छत्ति दुड़िज पद हिदा सेढ़ी, छत्ति दुणिज पद हिदा सेढ़ी, सामन्नाणे रैया, घन अंगुल विधिय मूल गुण सेढ़ी, विधियादिवार 10 अड, छत्ति दुणिज पद हिदा सेढ़ी। देखें यहाँ पर नरकों के जो नारकी हैं उन नारकी जीवों की संख्या बता रहे हैं। तो इस संख्या को बताने के दो तरीके इन्होंने अपनाए हैं। एक तो सबसे पहले संपूर्ण नारकियों की संख्या बताई, सातों नरकों के जो 84 लाख बिल हैं उन सभी 84 लाख बिलों में कुल कितने नारकी हैं, पहले उनकी संख्या बताई, फिर पृथ्वी के हिसाब से बताई। तो पृथ्वी के हिसाब से बताते हुए सबसे पहले दूसरी पृथ्वी के, फिर तीसरी पृथ्वी के, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं पृथ्वी के। जब नीचे की 6 पृथ्वियों के नारकियों की संख्या अपन को पता चल गई और संपूर्ण नारकियों के जीवों की संख्या पता चल गई, तो संपूर्ण नारकियों के संख्या में से जब हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं पृथ्वियों के जो नारकी जीव है उनकी कुल टोटल संख्या को घटाएंगे तो प्रथम पृथ्वी की संख्या आ जाएगी। बस यही सिद्धांत को इन्होंने अपनाया है और 2 गाथाएं लिखी हैं। दोनों गाथाओं में इसी प्रकार की संख्या का उपदेश किया गया है। ये जो गाथा अपन ने पढ़ी है इसमें पहली लाइन में संपूर्ण नारकियों की संख्या बता रहे हैं। देखें क्या लिखा, सामन्ना नेरैया, जो सामान्य से नारकी जीव हैं वो कितने हैं, घन अंगुल विधिय मूल गुण सेढ़ी। सेढ़ी का मतलब श्रेणी, श्रेणी का मतलब जग श्रेणी, जग श्रेणी का मतलब हमने बताया था 7 राजू लंबी, 1 प्रदेश चौड़ी और 1 प्रदेश मोटी। मात्र 1 प्रदेश को लेना है, 1 प्रदेश चौड़ी, 1 प्रदेश मोटी और 7 राजू लंबी आकाश प्रदेश की पंक्ति को हम श्रेणी कहते हैं, जग श्रेणी। ये जग श्रेणी में कितने प्रदेश आएंगे, असंख्यातों प्रदेश आ जाएंगे। अब इस जग श्रेणी में क्या करना है, गुणा करना है। किसका गुणा करना है, घन अंगुल विधिय मूल, मतलब जो घनांगुल है। अब अपन ने घनांगुल भी देखा था, पहले सूच्यंगुल, फिर प्रतरांगुल, फिर घनांगुल। तो सूच्यंगुल किसे कहा था, जो प्रमाण अंगुल वाला अंगुल है, 500 गुना ज्यादा वाला, जो भरत चक्रवर्ती की अवगाहना वाले जीव का जो अंगुल होता है वो अंगुल के बराबर लंबाई, उस अंगुल के बराबर लंबाई, 1 प्रदेश की चौड़ाई और 1 प्रदेश की मोटाई, इसको बोलते हैं सूच्यंगुल। अब सूच्यंगुल का जब वर्ग करते हैं तो प्रतरांगुल बनता है और उसी का घन करते हैं तो घनांगुल बनेगा। मतलब 1 प्रमाणांगुल प्रमाण लंबाई, 1 प्रमाणांगुल प्रमाण चौड़ाई और 1 प्रमाणांगुल प्रमाण मोटाई। अब 1 प्रमाणांगुल अपन ने लौकिक भाषा में देखा था तो लगभग 42 फीट का निकला था अंदाज से, कि यदि हम अपना 1 अंगुल 1 इंच का माने तो 500 इंच का लगभग वो 1 अंगुल बनेगा। और 500 इंच में यदि हम 12 इंच का 1 फीट बोलते हैं तो लगभग 42 फीट अंदाज से। तो 42 फीट चौड़ा, 42 फीट लंबा और 42 फीट ऊंचा या गहरा, कुछ भी मान ले। तो ऐसा जब हम इनका गुणा करेंगे तो जितने प्रदेश बनेंगे उसको बोलते हैं घनांगुल। अब क्या करना है, घनांगुल का विधिय मूल।
अब उस घनांगुल का दूसरा वर्गमूल निकालना है। कल हमने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था और वर्गमूल निकालने में बताया था, जैसे मान लो हमने संख्या मानी 65,536। अब इस 65,000 मान लो कि घनांगुल है और घनांगुल में जो प्रदेश निकले वो प्रदेश कितने निकले, वो प्रदेश निकले 65,536। अब इसका दूसरा वर्गमूल, तो पहले 65,536 का पहली बार वर्गमूल निकालेंगे। जब पहली बार वर्गमूल निकलेगा तो निकलेगा 256, और फिर दूसरी बार वर्गमूल निकालो, अब 256 का वर्गमूल तो निकलेगा 16। बस अब इस 16 का गुणा करना है जल श्रेणी के प्रदेशों में। जितने जल श्रेणी के प्रदेश हैं उन जल श्रेणी के प्रदेशों में इस 16 का गुणा करना है। अब जितना वो गुणनफल निकलेगा उतने नारकी कुल टोटल होते हैं, तो पृथ्वी होंगे। क्लियर हो गया होगा, समझ में संभवतः आ गया होगा। देखें बोर्ड पर देख लेते हैं। यहां क्या बता रहे हैं, जग श्रेणी में गुणा करना है। जग श्रेणी में गुणा करेंगे। गुणा किसका करना है, जो घनांगुल है घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल। अब दूसरा वर्गमूल कैसे निकलता है, जैसे हमने आपको बताया था, मान लो 65,536, इसका जब वर्गमूल निकाला जाता है तो वर्गमूल निकालने की ये विधि भाग विधि है। इसमें पीछे से ऐसे ये ग्रुप बनाए जाते हैं और फिर इसको निकालेंगे तो पहले 2 से जाएगा, इधर 4, फिर 2, फिर इधर ये 55 उतारे जाएंगे, फिर 2 इधर, फिर 4, फिर इधर आएगा 5, 5 का गुणा करेंगे, ये क्या करेंगे, इधर फिर 5 लिख करके ये 50 करेंगे, और इधर ये 30 बचेंगे, इधर ये 36 उतारेंगे, फिर इधर 6 बार आएगा तो 256। ये अपना इसका जब ये अपन ने वर्गमूल निकाला तो ये 256 निकला। ये 256 अपना पहला वर्गमूल निकला, मतलब 65,536 का वर्गमूल निकाला तो 256। अब दूसरी बार निकालें तो अब 256 का निकालेंगे, और जब 256 का निकालेंगे तो इधर फिर से ये ग्रुप बना करके इधर ये इस तरह से करेंगे और ये 16 बार निकलेगा। तो दूसरा वर्गमूल कितना निकला, 16। इसका मतलब इस जग श्रेणी में इस 16 का गुणा करना है। अब जग श्रेणी में जितने प्रदेश होंगे, अब जग श्रेणी अपन सोचो 7 राजू ऊंची एक लाइन खींचनी है, और वो भी एक प्रदेश चौड़ी एक प्रदेश मोटी। अब 7 राजू सोचो, असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। मध्यलोक से लेके अधोलोक तक 7 राजू हो गया, या मध्यलोक से लेके ऊर्ध्वलोक तक 7 राजू हो गया। इतनी लंबी लाइन में जितने प्रदेश होंगे उसमें इस 16 का गुणा करेंगे। ये 16 तो अपन ने अंदाज माना है कि ये 65,536 होंगे। ये घनांगुल है, घनांगुल में असंख्यातों प्रदेश हैं। अब उन असंख्यातों प्रदेशों का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार निकालें और फिर 2 बार निकालें, फिर दूसरी बार में जितना निकलेगा उसका गुणा करेंगे, तब ये जाकर के संपूर्ण नारकियों की संख्या निकलेगी। ये क्लियर हो गया होगा। ये 65,536 ये अपन ने एक मान निकाला है कि अंदाज से, जिससे अपन को समझ में आ सके। बाकी घनांगुल में भी असंख्यातों प्रदेश हो जाते हैं। जब सुच्चंगुल में असंख्यातों हैं तो घनांगुल में तो असंख्यातों होंगे ही होंगे, और फिर जग श्रेणी का तो क्या पूछना। इस तरह से ये अपन ने सामान्य नारकियों की संख्या निकाली। फिर आगे बता रहे हैं विदियादि 12, 10, अड, 6, 3, 2। देखो ध्यान से देखना है, कैसे देखेंगे। विधि आदि का मतलब होता है दूसरी आदि पृथ्वियों में क्रम से। जैसे दूसरी पृथ्वी में क्या लिखा, 12 यानी 12। फिर तीसरी पृथ्वी में क्या लिखा, 10। फिर चौथी पृथ्वी में क्या लिखा, अड का मतलब 8। फिर 5वीं पृथ्वी में क्या लिखा, 6। छत लिखा ना, छत यानी 6। और फिर 6वीं में क्या लिखा, ती का मतलब 3। और फिर 7वीं में लिखा दू, 7वीं, इस 7वीं में लिखा है दू यानी 2। अब क्या करना है इसका, निज पद हिदा श्रेणी।
अब निज पद हिदा श्रेणी लिखा। इस निज पद हिदा श्रेणी का मतलब क्या है? अभी अपन ने उस श्रेणी में गुण श्रेणी लिखा था, मतलब गुणा किया था। और हिदा, हिदा का मतलब होता है अपहृत करना, मतलब घटाना। अब ये जो वर्गमूल निकलेगा, अब उससे घटाना है। किससे घटाना है? श्रेणी में से घटाना है। ये कुल टोटल नारकी है। अब ये दूसरी तीसरी आदि पृथ्वियों के जब नारकियों की संख्या निकालेंगे तो हमको घटाना है। कितना घटाना है? उसी का निज पद हिता। निज, निज का मतलब उस जग श्रेणी का ही। अभी तो अपन ने घनांगुल का वर्गमूल निकाला था, अब घनांगुल का वर्गमूल नहीं निकालना है, अब हमको जग श्रेणी का वर्गमूल निकालना है। और जग श्रेणी का कौन सा वर्गमूल? जग श्रेणी का 12वां वर्गमूल, जग श्रेणी का 10वां वर्गमूल, जग श्रेणी का 8वां, जग श्रेणी का 6वां, जग श्रेणी का 3रा, जग श्रेणी का 2रा। अब इस तरह से जब दूसरा वर्गमूल निकालेंगे तो जो संख्या आएगी उस संख्या का भाग जग श्रेणी में लगाना है। फिर जितने निकलेंगे वो 7वीं पृथ्वी के नारकी। और 12 का भाग निकालेंगे। 12 का मतलब 12वां वर्गमूल। अब 12वां वर्गमूल हमने आपको बताया था, जैसे मान लो हमने 65,536 लिया तो इसका प्रथम वर्गमूल कितना निकला? 256। दूसरा वर्गमूल कितना निकलेगा? 16। तीसरा वर्गमूल कितना निकला? 4। चौथा वर्गमूल कितना निकला? 2। अब सोचो जरा, पहला निकला 256, दूसरा निकला 16, तीसरा 4 और चौथा 2 निकला। अब इसी तरह से जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी ये संख्या कम होती जाएगी। जैसे 256 से 16 बहुत कम हो गया, 16 से 4 कम हो गया, 4 से 2 कम हो गया। इसी तरह से जितना हम नीचे जाएंगे, अब यदि ये हम 12वें तक पहुंचेंगे तो बिल्कुल सबसे कम बचेगी इधर, ठीक है। अब ये जो 12वें में कम बच रही है, इसका मतलब है इधर दूसरी पृथ्वी में 12वें में सबसे कम वर्गमूल वाली संख्या निकलेगी। इससे ज्यादा निकलेगी 10वें में, इससे ज्यादा 8वें वर्गमूल में, इससे ज्यादा 6वें वर्गमूल में, इससे ज्यादा 3रे वर्गमूल में, और सबसे ज्यादा निकलेगा प्रमाण 2रे वर्गमूल का। अब जब बड़ी संख्या का भाग लगाना है इसमें, तब जाकर के देखेंगे तो सबसे कम नारकी निकलेंगे 7वें में। जैसे ध्यान से देखें, हमने मान लो जग श्रेणी का प्रमाण माना 1 लाख, ठीक है। मान लो जग श्रेणी का प्रमाण 1 लाख है। अब इसमें मान लो ये जो दूसरा निकलेगा, जो दूसरा वर्गमूल, तो दूसरा वर्गमूल तो ये निकला 16, और 12वां निकलेगा सबसे नीचे वाला, सबसे कम। तो इधर देखो 1 लाख में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर कितना निकलेगा? 50,000। और यदि 1 लाख में हम 100 का भाग लगाएंगे तो निकलेगा 1000। मतलब बड़ी संख्या से जब भाग लगाते हैं तो उत्तर छोटा निकलता है, और छोटी संख्या से भाग लगाते हैं तो उत्तर बड़ा निकलता है। बस ये चीज अपन को देखनी है। जब छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो उत्तर बड़ा निकलेगा, और बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे तो उत्तर छोटा निकलता है। जो ये जो नीचे का हर होता है या डिनोमिनेटर होता है, वो जितना छोटा होगा भागफल उतना ज्यादा निकलेगा, और ये जितना बड़ा होगा ये भागफल उतना कम निकलेगा। अब इधर देखो, इधर अपन को वर्गमूल में देखना है। ये जो 12वां वर्गमूल निकालेंगे तो इधर भले अपन को 12 अंक बड़ा लग रहा है, लेकिन 12वां वर्गमूल बिल्कुल कम राशि निकलेगी, ये कम होगी। और दूसरे वर्गमूल में सबसे अधिक राशि होगी, ये सबसे अधिक होगी दूसरे वर्गमूल वाली। अब जब अधिक राशि का भाग लगाएंगे तो नारकी कितने निकलेंगे? कम निकलेंगे। बस ये अपन को सिद्धांत देखना है। जब दूसरा वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आंसर सबसे अधिक निकलेगा, क्योंकि 65,536 का पहला वर्गमूल 256 और दूसरा 16, तो जो सबसे ऊपर का होगा उसकी संख्या ज्यादा होगी। तो पहला वर्गमूल ज्यादा, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा उससे कम, 5वां उससे कम, 12वां सबसे कम होगा। अब 12वां जहां सबसे कम होगा, अब इस कम संख्या का भाग लगाएंगे तो संख्या इधर ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब है, इससे केवल इतना स्पष्ट हो रहा है कि दूसरे नरक में नारकियों की संख्या ज्यादा है, फिर तीसरे में और कम है, चौथे में और कम है, 5वें में और कम है, 6वें में और कम, और 7वें में सबसे कम नारकी है। बस ये अपन को समझना है।
यदि हम 6 नरकों की नारकियों की संख्या निकालें तो यहां संख्या नहीं बता रहे हैं कि कितने हैं तो सब में असंख्यात। दूसरे नरक में भी असंख्यात नारकी हैं और 7वें में भी असंख्यात हैं, लेकिन दूसरे की अपेक्षा तीसरे में कम है, तीसरे की अपेक्षा चौथे में कम, चौथे की अपेक्षा 5वें में कम, 5वें की अपेक्षा 6वें और फिर 7वें में सबसे कम होंगे। अब ये भी अपन इसमें प्रमाण निकालेंगे, आगे आएगा तो उसमें ये बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं इन सब का टोटल कर लो तो इससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। दूसरी पृथ्वी में यदि मान लो 1 लाख नारकी है, दूसरी पृथ्वी में यदि 1 लाख नारकी है तो इन सारी पृथ्वियों के मिलाकर के, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, इन सब पृथ्वियों के नारकी मिलाकर के मात्र 10,000 होंगे। मतलब कितना? 10%, बस थोड़ा सा ज्यादा है। इनके सारे नारकियों की संख्या मिला लो और दूसरे नरक के नारकियों की संख्या मिला लो, दूसरे नरक में थोड़ा सा ही बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा नारकी है दूसरे नरक में। अब अपन को प्रश्न होता है कि पहले नरक में कितने नारकी हैं? तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें कुल टोटल सामान्य नरक के नारकी निकले हैं ये वाले, कि जग श्रेणी में घनांगुल के दूसरे वर्गमूल का अपन ने जो गुणा किया था वो है सामान्य नारकी, 7 पृथ्वियों के मिलाकर के। अब 7 पृथ्वियों के मिलाकर के इतने हैं और 6 पृथ्वियों के मिलाकर के इतने हैं, तो इसमें से इनको माइनस कर देंगे तो प्रथम पृथ्वी के नारकी आ जाएंगे। बस यही इन्होंने अगली गाथा में लिखा है। आइए देखें। हिट्ठिम छप्पुढ़वीड़म, हिट्ठिम छप्पुढ़वीड़म, राशि विहीणोदु सौवरासीदु, राशि विहीणोदु सौवरासीदु, पड़मावडिम्मिरासी, पड़मावडिम्मिरासी, णेरय्याणं तुणे दिट्ठो, णेरय्याणं तुणे दिट्ठो, हिट्ठिं छप्पुढ़वीड़ं, राशि विहीणोदु सौवरासीदु, पड़मावडिम्मिरासी, णेरय्याणं तुणे दिट्ठो। देखें इधर बता रहे हैं हिट्ठिं छप्पुढ़वीड़ं, हिट्ठिं का मतलब नीचे की, छप्पुढ़वीड़ं यानी 6 पृथ्वियों की। नीचे की 6 पृथ्वी मतलब दूसरी से लेकर के 7वीं तक। जो दूसरी से 7वीं तक की इधर बताई थी विद्यादि, मतलब दूसरी पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक की जितने भी पृथ्वियां हैं उनकी राशि, उनकी जितनी भी संख्या निकलेगी, विहीणोदु सव्व राशिदु, विहीणों का मतलब कम कर दो। किसमें से कम कर दो? सव्व राशि। जो नारकी जीवों की कुल संख्या है, कुल संख्या कितनी थी? जग श्रेणी में घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणा करना था। तो जब घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणा किया तो जितनी राशि निकली उसमें से इन 6 पृथ्वियों की राशि को घटा देंगे तो पड़म अवणिम्ही, प्रथम नरक की, प्रथम पृथ्वी की राशि, ये राशि होती है। नेरय्याणम तु निर्दिष्टो, ये नारकियों की राशि निर्दिष्टो यानी निर्दिष्ट करी गई है, कही गई है। तो इस तरह से इन्होंने 7 पृथ्वियों के नारकियों की संख्या बता दी। अब अपन को कितना याद रखना है? अपन को केवल इतना याद रखना है कि कुल टोटल नारकियों की संख्या कितनी है? जग श्रेणी में घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणा करने पर जो गुणनफल निकले वो संपूर्ण के नारकियों की संख्या है। और फिर बाकी 6 पृथ्वियों की कितनी है? तो दूसरी पृथ्वी में जग श्रेणी का 12वें वर्गमूल जितना निकले उसका भाग जग श्रेणी में लगाना है। तीसरी पृथ्वी में जग श्रेणी का 10वां वर्गमूल जो निकले उसका भाग लगाना है जग श्रेणी में। फिर चौथी पृथ्वी में 8वां वर्गमूल, फिर 5वीं में 6वां वर्गमूल, फिर 6वीं में 3रा वर्गमूल और 7वीं में दूसरा वर्गमूल। अब 7वीं में दूसरा वर्गमूल ये निकलेगा 16, मतलब 65,000 का ये 16 निकला। अब 16 का भाग जग श्रेणी में लगाएंगे और उधर बहुत कम निकलेगा, कम का भाग लगाएंगे दूसरी पृथ्वी में। तो जहां कम का भाग लगाएंगे वहां संख्या ज्यादा निकलेगी। इसका मतलब है कि दूसरी पृथ्वी में नारकियों की संख्या ज्यादा होती है। तो ऐसे इन्होंने नारकियों की संख्या बता दी, दूसरी से लेकर 6वीं तक की अलग अलग भी बता दी और सामान्य संख्या बता दी। सामान्य में से इन सभी को घटा देंगे तो प्रथम पृथ्वी के नारकियों की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से नारकीय जीवों का पूरा वर्णन इधर इन्होंने कर दिया। अब इसके बाद त्रियंच गति के जीवों का वर्णन कर रहे हैं। तो त्रियंच गति के लिए भी इधर इन्होंने 2 गाथाएं लिखी।
और त्रियंच गति के अंतर्गत अपन ने जब गाथा पढ़ी थी तो त्रियंच के और मनुष्य के भेद बताए थे। त्रियंच के 5 भेद किए थे और मनुष्य के 4 भेद किए थे। त्रियंच के 5 भेद कौन कौन से किए थे? एक तो किया था सामान्य त्रियंच, फिर उसके बाद पंचेंद्रीय त्रियंच, फिर पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंच, फिर पंचेंद्रीय अपर्याप्त त्रियंच और एक योनिनी त्रियंच। ऐसे 5 भेद किए थे। तो इन 5 प्रकार के जीवों की कितनी कितनी संख्या होती है? कुल सामान्य त्रियंच कितने हैं? सामान्य त्रियंच में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी त्रियंचों की संख्या आएगी। तो सामान्य त्रियंच में सभी त्रियंच आएंगे। पंचेंद्रिय त्रियंच में मात्र पंचेंद्रियों को लेंगे। पर्याप्त अपर्याप्त त्रियंचों में जो वर्णन आएगा वो पंचेंद्रिय त्रियंचों में कितने पर्याप्त हैं और पंचेंद्रिय त्रियंचों में कितने अपर्याप्त हैं। और फिर योनिनी त्रियंच। योनिनी त्रियंच का मतलब होता है द्रव्य स्त्रीवेदी। तो स्त्रीवेदी वाले भी ये पंचेंद्रिय त्रियंचों में ही बनेंगे, क्योंकि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जितने जीव होते हैं ये तो नपुंसक वेद वाले होते हैं। बाकी पंचेंद्रिय जीव ही रहेंगे जहां पर स्त्री वेद पाया जाएगा। तो पंचेंद्रिय त्रियंचों में ही स्त्री वेद वाले कितने हैं ये संख्या इसमें बताई जाएगी। तो इस संख्या को अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। साथ ही मनुष्यों के भी अपन ने 4 भेद पढ़े थे, तो वो 4 भेदों की भी संख्या कितनी कितनी होती है इसको अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में अपन ने नारकी जीवों की संख्या को पढ़ा। आगे की कक्षा में आगे के विषय को देखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।